आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं एक छोटा मोटा फोटोग्राफर हूँ। तस्वीरें खींचना मुझे काफ़ी पसंद है। जिंदगी में तो नहीं, तस्वीरों से ही अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ। इसलिए मैं आए दिन जगह जगह तस्वीर खींचने जाता रहता हूँ। इस बार भी तस्वीर खींचने के लिए ही सितारापुर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ और वादियाँ हैं। बस की खिड़की वाली सीट पर बैठे बैठे मैं ये सब देख रहा था, क्योंकि बस अब लगभग सितारापुर के करीब पहुँच चुकी थी। दोपहर का समय था और ठंड का मौसम। उस ठंड में धूप लोगों को एक नई जिंदगी दे रही थी। करीब और 5 मिनट के बाद बस सितारापुर पहुंची। मैं बस से नीचे उतरा और कोई ऑटो रिक्शा ढूंढने लगा, क्योंकि मेरी मंजिल ये नहीं थी। तभी मुझे वहीं पास ही में 2-4 ऑटो वाले खड़े नजर आए। मैंने उन लोगों को पहाड़वन जाने के लिए कहा, मगर उनमें से कोई भी पहाड़वान जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक ऑटो वाला राजी हुआ, मगर वो भी 2 गुना भाड़े में। उसका कहना था, साहब उधर कोई सवारी नहीं मिलती, आपको छोड़कर ऑटो खाली ही आएगी तो क्या फ़ायदा। अंत में मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा जो नहीं था। जिसके बाद ऑटो मुझे लिए चल पड़ी पहाड़वन की ओर। दोपहर के लगभग 3-3:30 बज रहे होंगे। ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े जा रही थी कि तभी ऑटो वाले ने मुझसे पूछा, किसी काम से जा रहे हैं पहाड़वान? इस पर मैंने कहा, जी काम से ही समझ लीजिए। फिर ऑटो वाला बोला, रहने के लिए होटल बुक कर लिया आपने? तो मैंने कहा, नहीं अभी जाकर देखूंगा। क्यों? तो इस पर ऑटो वाला बोला, साहब उधर ज़्यादा होटल नहीं है, जो एक आध है वो भी अभी सीजन के टाइम पर भरे पड़े रहते हैं। होटल मिलना बहुत मुश्किल है वहाँ पर। कुछ ही देर में रिक्शा अपनी मंजिल यानी पहाड़वन पहुँच गई। रिक्शे वाले ने मुझसे भाड़ा लिया और वापस चला गया। तब घड़ी में समय हो रहा था शाम के 4 बजे का। वहीं पास ही में 2-4 होटल नजर आ रहे थे, तो मैं उनमें कमरा मिलने की आशा लगाकर अंदर चला गया। मगर जैसा ऑटो वाले ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। सारे के सारे कमरे पहले से ही बुक थे। बाकी होटलों का भी यही हाल था। थक हार कर होटल की तलाश में चलते चलते मैं काफी दूर निकल आया था, जहां पक्की सड़क खत्म और कच्चा रास्ता शुरू होता था। वहीं पास ही में एक बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं थक कर उसी बेंच पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अगर रहने के लिए कोई जगह ना मिली तो मैं क्या करूंगा। मेरा काम 1-2 दिन का है भी नहीं, करीब हफ्ता भर लग जाएंगे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कच्चा रास्ता से सीधे थोड़ा जंगल वाली जगह पर एक बड़े से 2 मंजिला इमारत पर गई। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उस घर की तरफ आकर्षित हो रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और चलते हुए उस इमारत की तरफ जाने लगा। चलते चलते मैं जब उस इमारत के पास पहुंचा तो पाया कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक होटल है। दरवाजे पर होटल का बोर्ड लगा हुआ था। मेरी आंखें चमक गई। बस यहाँ एक कमरा मिल जाए, ये सोचकर मैं उस होटल के दरवाजे की तरफ जाने लगा। हालांकि होटल थोड़ा पुराना जरूर था, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। यही सोचकर मैं होटल के अंदर दाखिल हो गया। होटल के अंदर मुझे कहीं पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा फ्लोर एकदम खाली पड़ा था। रिसेप्शन पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने जोर से आवाज लगाया, कोई है यहाँ पर? कमरा मिलेगा?
आवाज लगाकर मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बोला, जी कमरा मिलेगा, आइए। पर अभी थोड़ी देर पहले तक तो वहां पर कोई नहीं था, फिर ये कहां से आ गया। खैर, मुझे कमरा मिल गया, वही बड़ी बात है। जिसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी के साथ साथ जाने लगा। तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा यहाँ खाना तो मिल जाएगा ना? तो इस पर चाचा ने कहा, खाना नहीं मिलेगा, खाना आपको बाहर से खाना होगा। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर जंगल पार करिएगा तो आपको छोटा बाजार मिल जाएगा, वहीं खाना भी मिलेगा। चलते चलते चाचा एक कमरे के पास जाकर रुक गए। उन्होंने उस कमरे का ताला खोला, चाबी मुझे पकड़ाई और फिर वहां से चलते बने। चाचा का ये बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लगा। खैर, मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरा ठीक ठाक साफ सुथरा ही था, ज्यादा चीजें नहीं थी कमरे में। खैर, मैं अपना बैग एक कोने में रखकर पलंग पर गिर गया। ठंड का मौसम होने के कारण लगभग अंधेरा हो चला था। मैं इतना थक गया था कि पलंग पर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, और इसी तरह लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रात के 7 बज रहे थे। मुझे याद आया कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकला, मगर ये क्या, कॉरिडोर में पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं पर भी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आया और बैग में से एक बैटरी टॉर्च लेकर वापस बाहर निकला। चलते चलते मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहां पर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर बात क्या है, कहीं कोई लाइट क्यों नहीं जल रही। खैर, मुझे देर हो रही थी तो मैं होटल से बाहर निकल उस बाजार की तरफ जाने लगा जिधर का पता उस बुजुर्ग आदमी ने बताया था। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा पड़ा था। लाइट तो दूर, एक आदमी तलक भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। लग नहीं रहा था कि इधर कोई बाजार भी होगा, मगर जब उस बूढ़े आदमी ने कहा है तो शायद इधर ही होगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। सुबह के मुकाबले ठंड काफी बढ़ चुकी थी। अभी मैं आगे की तरफ चल ही रहा था कि तभी सामने की तरफ मुझे छोटा सा बाजार जैसा नजर आया। 4-5 दुकानें थीं, मगर सारी बंद थीं। बहुत ढूंढने के बाद एक खुली हुई दुकान नजर आई। वो एक बहुत ही छोटा सा ढाबा था। ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं था। ढाबे वाला चूल्हे के पास बैठा झपकियां ले रहा था। मैं चलते हुए उस ढाबे के पास गया और ढाबे वाले को आवाज लगाते हुए कहा, भाई साहब, कुछ खाने को है या सब खत्म? आवाज सुन ढाबे वाला हड़बड़ाकर उठा और बोला, बाबूजी, रोटी आमलेट होगा। मैंने सोचा यही खा लेता हूँ और कुछ मिलेगा भी नहीं। यही सोचकर मैंने उस आदमी को खाना लगाने के लिए बोल दिया और मेरे बोलते ही वो रोटियां सेकने लगा। इसी दौरान उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं लगता है, कहाँ रुके हैं? इस पर मैंने उस आदमी को अपने होटल का पता बताया तो मेरी सारी बात सुन उस आदमी ने कहा, पर वहां तो कोई होटल नहीं है भाई साहब। इस पर मैंने कहा, अरे है होटल, आपको पता नहीं है। खैर, मैंने वहां खाना खाया और खाना पीना करके वापस होटल की तरफ लौटने लगा। रात अब तक काफी गहरी हो चुकी थी, जिसके साथ ही साथ ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। चलते चलते मैं होटल के पास पहुंचा तो पाया कि अभी भी होटल में एक भी लाइट नहीं जल रही है। मुझे अब काफी गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ होटल के अंदर गया, मगर रिसेप्शन पर
अभी भी कोई नहीं था। मैं जोर से चिल्लाया, कोई है? कैसा होटल है ये? एक भी लाइट नहीं है यहाँ पर। मगर चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने गुस्से को काबू करके टॉर्च जलाकर अपने कमरे में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। चूंकि मैं काफी थका हुआ था तो कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भला इतनी रात गई कौन होगा। मैं बिस्तर पर से उतरकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी था, मगर उसके हाथ में एक बर्तन था जो दूसरे बर्तन से ढका हुआ था। तभी उस आदमी ने कहा, साहब आपको खाना चाहिए था ना, लीजिए। इस पर मैंने थोड़ा ऐंठते हुए कहा, जब भूख लगी थी तब तो आप आए नहीं, अब जब खाना खा लिया है तो आ रहे हैं। इस पर उस बूढ़े ने कहा, साहब एक बार ढक्कन हटाकर देखिए तो सही। हालांकि मेरा मन नहीं था, मगर फिर भी मैंने उस आदमी की बात मानी और प्लेट के ऊपर से ढक्कन हटाया। तो ढक्कन हटाते ही मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल उस प्लेट में एक कटा हुआ सर था और वो सर किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ गया कि जरूर ये कोई भूतिया मामला है। मैंने जोर से उस बुजुर्ग आदमी को धक्का दिया और जैसे तैसे वहां से भाग निकला। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल वो होटल कब का बंद हो चुका है। असल में उस होटल में एक बार आग लग गई थी, तब से वहां ऐसा सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। खाली बस के बाहर रास्ते पर फैला घना कोहरा और अंधकार, ये तीनों ऐसी चीजें थीं जिससे कोई भी इंसान डर जाए। मुझे भी काफी डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता, मेरी तो मजबूरी थी ऐसे सफर करने की। वरना अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसे सफर करता ही नहीं। बस उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। बस के अलावा रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। दरअसल मैं आज अपने दोस्त विकास के घर जा रहा हूँ, वो भी पहली बार। मैंने विकास को कहा था कि मैं कल सुबह वाली बस से आ जाऊंगा, मगर उसी ने कहा कि अगर मैं आज रात को आया तो एक रात ज्यादा उसके घर पर रह पाऊंगा, इसलिए मुझे रात वाली बस पकड़नी पड़ी। खैर, विकास और मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसके लिए इतनी तकलीफ तो बनती ही है। मैंने कंडक्टर को बोलकर रखा था कि तालघाट चौक पर मुझे उतार दे, जिसके बाद अभी चौक पर से विकास मुझे पिक कर लेगा। कुछ देर बस यूं ही चलती रही, जिसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरी आंख लगने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद ठंड के कारण मुझे नींद आ रही थी या फिर कुछ और। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कंडक्टर जोर से बोला, तालघाट चौक आ गया साहब, उतरो। कंडक्टर के इतना बोलते ही बस रुकी। मैंने फटाफट से अपना सामान उतारा और बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। वो बस भी मुझे उतारकर वहां से आगे चली गई। मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला और विकास को फ़ोन लगाने जा ही रहा था कि पता चला कि मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका है। मेरी परेशानी एक ही झटके में पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि अब क्या करूं, विकास से कांटेक्ट करूं कैसे, क्योंकि विकास ने तो मुझसे यही कहा था कि तालघाट चौक पर उतरकर मुझे फ़ोन करना। मेरा घर पास में ही है, मैं बाइक लेकर आ जाऊंगा। पर अब मैं विकास को कैसे फ़ोन करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर मेरे अलावा कोई शख्स नहीं था। पूरा का पूरा चौक खामोशी में डूबा हुआ था। अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से मुझे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उस बाइक को देखकर मेरी जान में जान आई कि चलो अब मैं इस आदमी से उसका फ़ोन मांग कर विकास को फ़ोन कर सकता हूँ। मगर वो बाइक जब मेरे करीब आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो बाइक सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विकास ही था। विकास ने अपनी बाइक को मेरे पास लाकर रोका और बोला, क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं किया तूने? इस पर मैंने जवाब दिया, अरे भाई मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, मैं कैसे करता फ़ोन। इस पर विकास बोला, चल कोई नहीं, बैठ बाइक पर, रात काफ़ी हो गई है। विकास के इतना कहते ही मैं उसकी बाइक पर चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही विकास ने बाइक को आगे बढ़ा लिया और हम लोग उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो तब रात के 9:15 बज रहे थे। मगर एक चीज बड़ी अजीब थी, रास्ते पर कोई इंसान नहीं था। पर ऐसा क्यों? आखिर इतनी जल्दी ही रास्ता इतना सुनसान क्यों हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक और बात मैंने अभी नोटिस की कि आखिर विकास को पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूँ। मैंने तो उसे फ़ोन किया ही नहीं। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और विकास से पूछा, विकास तुझे पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूँ? इस पर विकास बोला, मुझे यहाँ आने वाली सभी बसों की टाइमिंग पता है, सब जानता हूँ मैं। विकास से ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। बाइक पर तेज ठंडी हवा मेरे बदन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई बर्फ के गोले मार रहा हो। मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं विकास से पीछे बैठा हुआ था। ज़्यादा ठंड विकास को लगनी चाहिए थी, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा था जैसे हवा विकास के शरीर को आर पार करके सीधे मुझे लग रही हो। खैर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। विकास को बाइक चलाते हुए अब काफ़ी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक उसका घर नहीं आया था, जबकि फ़ोन पर तो विकास ने ये कहा था कि उसका घर चौक से नज़दीक पड़ता है। तो फिर अभी तक हम लोग घर क्यों नहीं पहुँचे? इसी तरह के हज़ारों सवाल अब धीरे धीरे मन में उमड़ने लगे थे, मगर मुझे विकास से ऐसे बार बार पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा विकास का घर जब आ जाएगा तो वो मुझे खुद ही उतरने के लिए बोलेगा। मन को ये समझाकर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। कुछ ही देर में विकास ने बाइक को एक बड़े से घर के पास रोका। वो घर काफ़ी बड़ा था, जो कि चांद की रोशनी में मुझे साफ तौर पर नज़र आ रहा था। पर विकास का घर इतना बड़ा है ये मुझे उसने पहले बताया नहीं था। खैर विकास और मैं हम दोनों घर के दरवाजे पर गए। विकास ने घर का दरवाज़ा सरकाया और हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी, जिस पर मैंने विकास से पूछा, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? इस पर विकास ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, हाँ शायद लाइट चली गई होगी। चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ, तू जाकर सो जा,
बहुत थक गया होगा। विकास की बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि मैं पहली बार उसके घर पर आया हूँ। उसने ना तो मुझे खाने के लिए पूछा और ना ही मुझसे सही से बात की। विकास ऐसा तो नहीं था, तो फिर आज इसे हो क्या गया है। खैर, मैंने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और विकास के साथ घर के एक कमरे की तरफ जाने लगा। उस कमरे के दरवाजे तक छोड़कर ही विकास वहां से चला गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज विकास के साथ कुछ तो गलत हुआ है। खैर, मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पलंग लगा हुआ था और उसी पलंग के सिरहाने में एक कांच की खिड़की थी, जिससे चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मैं उसी पलंग पर लेट गया और सफ़र की थकावट के चलते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास वाली खिड़की में कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। मैंने तुरंत खिड़की की ओर देखा तो पाया कि खिड़की के बाहर विकास खड़ा है और वो मुझे खिड़की खोलने के लिए बोल रहा है। मैंने तुरंत खिड़की के कांच को सरकाया तो उधर से विकास बोला, जल्दी बाहर आ, यहाँ इसी खिड़की से आ जा। चूंकि वो खिड़की काफ़ी बड़ी थी तो मैं उसी से बाहर निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही विकास बोला, तू यहाँ कैसे आया इतनी दूर? विकास की बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहा है। जिस पर मैंने कहा, तू ही तो यहाँ लेकर आया मुझे अपनी बाइक से। इस पर विकास बोला, तू जल्दी चल यहाँ से, मेरे पास कोई बाइक है ही नहीं और ये मेरा घर नहीं है। विकास की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। खैर, मैं विकास के साथ उस घर से दूर जाने लगा। तभी रास्ते पर चलते हुए विकास ने कहा, तू जिस विकास के साथ यहाँ आया ना, वो बस एक छलावा था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तू मारा जाता। दरअसल यहाँ बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, उस घर में बहुत से लोग मर चुके हैं। आगे विकास ने बताया कि वो मुझे फ़ोन करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। विकास मुझे देखने के लिए चौक पर भी गया था, मगर मैं उसे वहाँ पर मिला ही नहीं। तो वो समझ गया कि मैं कहाँ मिलूँगा, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आ गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। विकास की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि क्यों बाइक पर मुझे काफ़ी तेज ठंड लग रही थी और क्यों वो विकास मुझसे अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा था। खैर, उस रात मेरी जान बच गई, यही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।